हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लगातार हिंदी की प्रैक्टिसेस आपको प्रोवाइड कर रहे थे। एक और नई प्रैक्टिस के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। आपसे पूछा गया है अनु उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो कौन सा होगा। अनुचर, अनुपमा, अंतर या अनुत्तर। आपको बता दें, अभी तक आपने अगर चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हिंदी की प्रैक्टिस लेखपाल भर्ती परीक्षा संपन्न होने तक आपको चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल पर हिंदी की लगातार प्रैक्टिस देखने को मिलेंगी। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर उम्मीद है आपको आ गया होगा। अनु उपसर्ग से बना शब्द बताना है आपको, तो अनु उपसर्ग से बना हुआ जो शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुचर। अनुचर जो है ये अनु उपसर्ग से मिलकर बनता है। अनुचर शब्द जो है ये अनु उपसर्ग से मिलकर बनता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनुचर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भुलक्कड़ शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्या भू प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, डा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भूल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कि अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आपको बता दूं, भुलक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। आपसे पूछा गया है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताइए। लिखा है गीताम प्लस अंजलि, गीता प्लस अन्य, गीत प्लस जली, गीत प्लस अंजलि। तो आपको बता दूं इसका जो संधि विच्छेद होगा, गीतांजलि का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा गीत प्लस अंजलि, अंजलि, ये गीत प्लस अंजलि, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है। आपको से पूछा गया है रसोई घर में कौन सा समास है। क्या तत्पुरुष समास है, क्या अव्ययी भाव समास है, क्या द्विगु समास है या द्वंद्व समास है। यानी जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो देखिए यहाँ पर रसोई अपने आप में प्रधान है और घर अपने आप में प्रधान है, और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप है। रसोई, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये होगा। तो अब आपको बता दूं, रसोई के लिए घर के विभक्ति का लोप हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योजक चिन्ह कौन सा है। आपसे पूछा गया है इसमें योजक चिन्ह कौन सा है। क्या ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है। तो आपको बता दूं यहाँ पर योजक चिन्ह आपसे पूछा गया है, तो सारे देखते हैं। पहला जो है ये है आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ये आपका प्रश्नवाचक है। दूसरा जो है ये आपका योजक है, योजक चिन्ह है जो हमसे पूछा गया है। तीसरा जो है ये आपका विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक है। और तीसरा जो है ये आपका पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है, ये आपका पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम। तो आपसे पूछा गया था योजक चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, योजक चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला रोशनी करना, दूसरा खुशी मनाना, तीसरा प्रसन्न होना और चौथा घी लाना। तो आपको बता दूं, देखिए मुहावरे में कभी भी उन शब्दों को तो कभी चयन ही ना कीजिए उन ऑप्शंस को जिसमें इससे मिलता जुलता ऑप्शन हो। जैसे घी के दिए जलाना अर्थात घी लाना, तो ये नहीं होगा। देखिए मिलता जुलता ऑप्शन मत उठाइए। घी के दिए जलाना,
घी लाना नहीं होगा। घी के दिए जलाना, रोशनी करना, घी दिया जलाया रोशनी हो गई, मतलब मिलता जुलता, उससे मत उठाइए ही मत कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए भी काट दीजिए। घी के दिए जलाना, प्रसन्न होना, ये आपका होगा नहीं। तो घी के दिए जलाना अर्थात खुशी होना, मनाना, यानी खुशियाँ मनाना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति का अर्थ बताएं। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ऑप्शन ने दिया है लोक की उक्ति, ऑप्शन नंबर बी दिया है लोक की बातें, ऑप्शन नंबर सी दिया है लोगों के लेख, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अच्छी बातें। तो आपको बता दूं, लोकोक्ति का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है लोक की उक्ति। लोक की उक्ति, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोक की उक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका रस से पूछा गया है। इसमें दिया है चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। इसमें कौन सा रस है उसका भेद बताना है आपको, कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस ये जो दिया है इसमें कौन से रस का भेद है? क्या भक्ति रस है, क्या हास्य रस है, क्या वीर रस है, या श्रृंगार रस है? तो आपको बता दूं, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें एक वीरता का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वीर रस होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वीर रस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पर आपसे पूछा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। क्या 20 मात्राएं होती हैं, 15 मात्राएं होती हैं, 17 मात्राएं होती हैं, या 16 मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको बता दूं, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। जैसे उदाहरण इसका, जो चौपाई का उदाहरण है वो एग्जाम्पल क्या होगा, वो होगा बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। इसमें देखिए, बंदव गुरुपद पदुम परागा में भी 16 मात्राएं हैं, और सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा में भी 16 मात्राएं हैं। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन 16 मात्राएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है। आपसे पूछा गया है काली घटा का घमंड घटा, इसमें अलंकार बताना है। क्या यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, या रूपक अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो काली घटा का घमंड घटा, यानी आप देखिए, काली घटा, एक बार घटा ये आया और एक बार घटा ये आया, यानी घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, जिसमें ये जो पहला घटा है इसका अर्थ है सुंदर मौसम। एक सेकेंड, इस घटा का जो अर्थ है ये है सुंदर मौसम, सुंदर मौसम, सुंदर मौसम। और ये वाला घटा का अर्थ है, दूसरी घटा का अर्थ जो है ये हो रहा है कम, कम होना। तो दो घटा हैं और दोनों घटा का अलग अलग अर्थ देता है, तो उसमें यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार। जैसे पहले घटा का अर्थ सुंदर मौसम और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, तो यहाँ पर दो घटा के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका जो उदाहरण पढ़ा होगा वो आपने पढ़ा होगा, कनक कनकते 100 गुनी, उसमें कनक और कनक दो अलग अलग अर्थ देता है, इसलिए वहाँ पर भी यमक अलंकार होता है। और वैसे ही यहाँ पर है काली घटा का घमंड घटा, दो घटा हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? पूछा जा रहा है वर्णों के कितने भेद होते हैं। क्या 10 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, या 8 भेद होते हैं? आपसे पूछा गया है वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो पहले देखिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण में 2 भेद होते हैं। पहला, वर्ण के जो भेद होते हैं उनमें 2 होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, ये 2 वर्ण के 2 ही भेद होते हैं, पहला स्वर दूसरा व्यंजन।
स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33। आपसे पूछा है वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द है, आपसे पूछा है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। कहार, मालिक, मालिक, पाठक और योगिनी। आपसे पूछा है स्त्रीलिंग लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए इसमें कहार ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये पुल्लिंग है। मालिक ये भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसमें भी पुल्लिंग है। पाठक ये भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है और ये भी पुल्लिंग है। लेकिन हमसे पूछा है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर योगिनी ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है। योगी ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, लेकिन योगिनी ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द योगिनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपसे पूछा है पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। देखिए उसी प्रकार से जैसे नायिका, लेखिका, वधू और धावक, तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो देखिए नायिका शब्द जो है, नायिका ये शब्द जो है ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है, और हमसे पूछा है पुल्लिंग, तो ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये नायिका स्त्रीलिंग है। लेखिका भी स्त्रीलिंग है और वधू भी स्त्रीलिंग है। लेकिन हमसे पूछा है पुल्लिंग शब्द, तो धावक ये पुल्लिंग है, धावक ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक का बहुवचन होगा, शिक्षक का बहुवचन पूछा है। शिक्षका, शिक्षकाए, शिक्षकों, शिक्षक गण। तो देखिए जब भी शिक्षक का बहुवचन बनाया जाता है तो वहाँ पर कहा जाता है शिक्षक गण, शिक्षक गण ये बहुवचन होता है, शिक्षक गण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी शिक्षक गण बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। देखिए यहाँ पर रेखांकित है कपड़ा, कपड़े में बताना है कि कारक कौन सा है। आपसे कपड़ा में बताना है कि कौन सा कारक है। क्या कर्ता कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है कि अधिकरण कारक है। जब ध्यान से समझिएगा, जब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, देखिए क्रिया का प्रभाव खरीदा, अब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा, किसे खरीदा, कपड़ा खरीदा, किसको खरीदा, कपड़ा को खरीदा। यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कपड़े पर पड़ रहा है, और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म कारक कहलाता है। और यहाँ पर रेखांकित शब्द कपड़ा जो होगा ये आपका कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, इसमें भेद बताना है कि कौन सा भेद है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यह मेरी पतंग है तो पतंग को इसने इंगित कर दिया है, इसने पतंग को क्या कह दिया है कि ये मेरी पतंग है, इंगित कर रहा है कि हाँ ये ही मेरी पतंग है। तो इसने निश्चित कर दिया है कि यही मेरी पतंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। विशेषण पूछा है तो समझदार शब्द का जो विशेषण होगा वो आपका, देखिए क्या सार्वनामिक विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, परिणामवाचक विशेषण होगा या गुणवाचक विशेषण होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझदार शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा सार्वनामिक विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। चर्चा शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। चर्चा, चर्चाएं, चर्चित या चर्चा। तो आपको बताएं चर्चा का जो विशेषण बनेगा वो होगा चर्चित। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चर्चित बनेगा चर्चा का विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धातु कहते हैं, पूछा गया है धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के सामान्य रूप को धातु कहते हैं,
क्रिया के उत्तर रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के संपूर्ण रूप को धातु कहते हैं। आपसे पूछा है धातु किसे कहते हैं, तो आपको बता दूं धातु क्रिया का मूल रूप होता है, और ये धातु कहते हैं पूछा है तो सीधी सीधी बात धातु क्रिया का मूल रूप होता है। तो आपसे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये भूतकाल के सभी भेद लिखती हैं, तो आपका सीधे आंसर यहीं से मिल जाएगा कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो ये पूरे 6 भेद होते हैं भूतकाल के, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 भेद, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द है। आपसे पूछा है तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है। निद्रा, कान, मोर या बंदर। आपसे पूछा है तत्सम शब्द। देखिए तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग होते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बंदर जो है ये आपका तद्भव है, मोर जो है ये भी तद्भव है, कान ये भी तद्भव है क्योंकि कान का तत्सम कर्ण होता है, मोर का मयूर होता है। निद्रा ये तत्सम है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निद्रा शब्द तत्सम है, बाकी ये तीनों शब्द तद्भव हैं। ये बाकी के तीनों शब्द जो हैं ये तद्भव हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तत्सम शब्द आपका निद्रा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। आपसे पूछा है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। पाठशाला, विद्यालय और स्कूल। देखिए पाठशाला को पाठशाला बोलते हैं, विद्यालय को भी पाठशाला बोलते हैं, स्कूल को भी विद्यालय पाठशाला बोलते हैं, मतलब ये तीनों सही हैं, पर्याय हैं। नारी, औरत और महिला, ये तीनों भी देखिए पर्याय हैं। नारी, औरत और महिला एक दूसरे का पर्याय हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 20 भी सही है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है नहीं है। पहाड़, पर्वत और पुस्तक, ये देखिए पुस्तक अलग है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आग, अग्नि और अनल, ये तीनों भी आग के पर्यायवाची हैं, लेकिन हमसे पूछा पर्यायवाची नहीं है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक जो है वो पहाड़, पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। आपसे पूछा है कि इनमें से सही विलोम शब्द स्वरूप कौन सा है। आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान, आदान और समाधान। तो आपको बता दूं, देखिए विलोम शब्द में आदान का विलोम होता है प्रदान, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदान का जो विलोम होता है वो होता है प्रदान। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो काम करना कठिन हो, जिस काम को करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए कि जो काम करना कठिन हो, क्या कहेंगे उसे? क्या कहेंगे? दुष्कर या दूभर, कठिन या असंभव। तो आपको बता दूं कि जो काम करना कठिन हो उसे कहा जाता है दुष्कर। दुष्कर यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, दुष्कर। ये दुष्कर माने जो काम करना कठिन हो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पक्षी पेड़ों पर अपना, अंडरलाइन यहाँ पर आपको दिया है, रिक्त स्थान भरना है, बनाते हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं भरना है आपको। नीर बनाते हैं, नीम बनाते हैं, नीड बनाते हैं या नींद बनाते हैं। तो आपको बता दूं पक्षी पेड़ों पर क्या बनाते हैं, इसका आपको बताना है क्या बनाते हैं। तो पक्षी पेड़ों पर नीड ये पक्षी पेड़ों पर नीड बनाते हैं। नीड माने होता है घोंसला। पक्षी पेड़ों पर क्या बनाते हैं? नीड बनाते हैं। नीड माने होता है घोंसला। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पक्षी पेड़ों पर क्या बनाते हैं? नीड बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जयद्रथ वध किसकी रचना है। आपसे पूछा गया है कि जयद्रथ वध जो है वो रचना किसकी है। क्या जयशंकर प्रसाद जी की है, मैथिली शरण गुप्त जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है या सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो आपको बता दूं
ये जो जयद्रथ है, ये जयद्रथ मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? आपसे पूछा गया है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की, महादेवी वर्मा जी की या सुमित्रा नंदन पंत जी की? तो आपको बता दूं अतीत के चलचित्र जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देशज शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है, कौन सा शब्द देशज नहीं? डिबरी, पगड़ी, डोर या पुष्कर? आपसे पूछा गया है कौन सा शब्द देशज। देखिए देशज शब्द डिबरी ये देशज शब्द है, पगड़ी ये भी देशज शब्द है, डोर ये भी देशज शब्द है, लेकिन हमसे पूछा है देशज शब्द नहीं है, तो पुष्कर जो है ये देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेलगाड़ी शब्द है, आपसे पूछा गया है रेलगाड़ी शब्द कैसा है? संकर, विदेशज, तत्सम और देशज। देखिए रेलगाड़ी शब्द जो है वो देशज नहीं है, तत्सम नहीं है, विदेशज नहीं है। रेल प्लस गाड़ी ये अलग अलग दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना है, इसलिए ये संकर शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संकर शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए यहीं पर हमारी ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपने चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।